गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर, जहां 10वीं का फिजिक्स का पहला चैप्टर अपन ने शुरू किया था पिछली कक्षा में, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और ये चैप्टर करने में आप में भी वो शक्ति आनी चाहिए, वो शक्ति, वो ऊर्जा होनी चाहिए। उदासीन परमाणु की तरह पड़े मत रहना, उठो। क्लास में पिछली कक्षा में अपन ने देखा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखो, ये ऊर्जा और शक्ति जब आप में होगी तभी काम बनेगा। उदासीन परमाणु नहीं बनना है केमिस्ट्री का, आपने को ध्यान रखना कि बैठा बगने की तरह, ऐसे नहीं। तो उदासीन परमाणु नहीं बन के भरपूर ऊर्जा और शक्ति के साथ अपन ने कल ये चैप्टर शुरू किया था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और इसमें अपन ने पढ़ा थे दो सूत्र। जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो तो W बराबर Fs, और इसका दूसरा फॉर्म पढ़ा था जब दोनों एक दिशा में नहीं हो तो Fs cos थीटा, और इसी को अपन ने बोल दिया था F सदिश डॉट S सदिश, F सदिश डॉट S सदिश। और मैंने आपको बताया था कि ये बिंदु गुणन होता है, और ये जब बिंदु गुणन हटता है तो F और S के परिमाण के साथ cos थीटा आता है, जो जनरली 11वीं कक्षा का टॉपिक है, लेकिन अब आपके 10वीं कक्षा में डाल दिया गया है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। अब ये पूरा मैंने ये पेज आपको पहला पेज पढ़ा दिया था। ये किताब से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास किताब सबके पास मौजूद है, आप उससे टैली कर सकते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं छूटेगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बच्चा IAS की तैयारी करता है, चाहे वो दिल्ली जाए कहीं भी जाए, तो टीचर उसको बोलते हैं भाई पहले NCERT करो, पहले आपकी बोर्ड की किताबें करो। क्यों करो? क्योंकि बोर्ड के किताब की या NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है भाई। अगर आपने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल की किताबें सिर्फ और सिर्फ किताबें अच्छे से पढ़ ली, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अटकोगे नहीं। बस उसके साथ आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर जो प्रचलन में है कि आजकल की घटनाएं वगैरह, वो आना चाहिए। आपका निश्चित तौर पर सब में सिलेक्शन है। बस 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल की जो आपकी पढ़ाई है, जो किताबें हैं, वो आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में किताबें हल्के में पढ़ते हैं, एक रात में पढ़ के चले जाते हैं, तुक्का फिकेशन थोड़ा बहुत रट के चले जाते हैं, उनके 9वीं में परसेंटेज कम बनेंगे, 12वीं 11वीं में कम बनेंगे, 12वीं में कम बनेंगे, 10वीं में कम बनेंगे। एक तो स्कूल में नहीं पढ़ने का नुकसान, किताबें, कि इन सब में उनके परसेंटेज कम बने। फिर वो कॉलेज में गए, तब उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि परसेंटेज कम थे। अच्छे कॉलेज में नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। फिर उसके बाद अच्छे कॉलेज में नहीं जाने के बाद, पढ़ाई नहीं होने के बाद, फिर बच्चा ग्रेजुएशन जैसे तैसे करके 1 वीक सीरीज पढ़ता है। किताब फेमस है, एक किताब आती है 1 वीक सीरीज। अब आप नाम ही देख लो, साल भर में एक 1 वीक सीरीज से बच्चा पास हो जाता है, तो उसका नॉलेज क्या होगा? 1 वीक सीरीज नाम ही है, एक किताब है 1 वीक, एक हफ्ते में पढ़ो, पास हो जाओगे बस। तो जब आपका उद्देश्य पास होने के लिए पढ़ना है, तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्लियर नहीं कर सकते। ये मैं आपको आज खुले तौर पे कह रहा हूँ। अभी से आप जब 10वीं कक्षा में, अभी से आपको एक हौसला बनाना होगा, अपना एक जुनून क्रिएट करना होगा, और अपने सपने साकार करने के लिए अभी से, आज से आपको मेहनत करनी होगी। वो बच्चा जब ग्रेजुएशन में हल्का फुल्का 1 वीक सीरीज पढ़ के पास हो जाता है, फिर सोचता है कि भाई मैं कोई तैयारी कर लूं IAS RAS की या किसी अन्य की। तो जैसे ही वो वहां जाता है, कोचिंग में 1 लाख रुपए फीस देता है, तो शिक्षक उसको पहले कह देता है पहली क्लास से कि 6ठी से 12वीं तक की NCERT पढ़ लेना। 6ठी से 12वीं की वही NCERT जो उसने हल्के में ली, और 6ठी, 7वीं, 12वीं तक वो किताबें उसने हल्के में ली, तभी तो उसके परसेंटेज कम बन रहे थे। लेकिन वहां वो लाख रुपए फीस देने के बाद भी टीचर उसको कहेंगे कि ले भाई अब तो तू NCERT पढ़ ले। और यदि वो NCERT आपने उन दौरान अच्छे से पढ़ी होती तो आपको तकलीफ ही नहीं होती, बिना कोचिंग के आपका सिलेक्शन भी हो जाता। तो ये जो गलतियां सब बच्चे करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। आपको किताब की लाइन टू लाइन हर एक चीज अच्छे से पढ़नी है, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, ये ध्यान रखना। चाहे वो इतिहास की किताब हो, चाहे वो विज्ञान की किताब हो, चाहे वो गणित की किताब हो, चाहे इंग्लिश की किताब हो, कोई भी किताब हो, जो सिलेबस में है उसको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ आज
जो अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू, इस कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो है मुझे पता था ये होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, इसको कवर कर देते, ढक देते हैं। चलो, तो अब पिछली कक्षा में जो अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने, मैंने आपको सूत्र बता दिए। क्या बताए कि भाई अपन ने पढ़ा था W बराबर एफ डॉट एस, या अपन ने पढ़ा था एफ एस कॉस थीटा। अब इसकी बच्चों तीन स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? तीन स्थितियां हैं। मैंने आपको कहा था, कल बताया था कि धनात्मक कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य होता है और शून्य कार्य होता है। तो तीनों स्थितियां हैं, आप देखिए ध्यान से, तीनों स्थितियां हैं। तो मैं इसको आपको चार्ट के हिसाब से समझा देता हूं तीनों स्थितियों को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो ये हट गया। तो तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति कौन सा? धनात्मक कार्य। दूसरी स्थिति ऋणात्मक कार्य। तीसरी स्थिति शून्य कार्य। तीन तरह के कार्य अपन कल वाले सूत्र से आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे, और भरोसा रखिए ये चैप्टर इतना बेहतरीन करेंगे कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने पढ़ा W बराबर एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि कॉस थीटा के कुछ मान आपको याद होने चाहिए, जो कि ज़रूरी है। तो कॉस थीटा के कुछ मान मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको याद होने चाहिए। वैसे आपको पता होना चाहिए भाई कॉस थीटा के मान जो मैं बता रहा हूँ, जो अपने काम किए वही बताए। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस, एक एक चीज़ बताऊंगा भाई, जो नहीं आते हैं ना, जो बिल्कुल ऐसे नमी सप्लीमेंट्री से भी पास हुए हैं, वैसे बच्चे भी अगर ये पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉस 90 जो होता है बच्चों होता है 0, और बच्चों कॉस 180 जो होता है वो होता है -1। अभी तक समझने के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा कॉस के कुछ अन्य मान भी होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये तो मुख्य मान जो अभी काम आएंगे। इसके अलावा कॉस के कुछ मान है तो वो आपको पूरे मान पता होने चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, जो आपके आंकिक प्रश्नों में काम आएंगे। ये भी आपको याद होने चाहिए। तो मैंने आपको कॉस 0, कॉस 90 और कॉस 180 का मान बता दिया भाई। फिर मैं कॉस 30, कॉस 45 और कॉस 60 का मान बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि इसका मान तो होगा 1/√2, इसका मान होगा 1/2 और इसका मान होगा √3/2। क्लियर? इसका मान, 1 मिनट, अरे यार फिर गया पेज। एक मिनट,
हेलो हेलो, आवाज क्यों गड़बड़ हो रही है? हेलो, चलो तो ठीक है, चलो तो अपन ने ये मान देख लिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 और कॉस 60। ठीक है, ये मान आपको रट जाने चाहिए भाई, ये आपके आंकिक प्रश्नों के लिए। अब बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे अपना काम आएगा धनात्मक कार्य कब होगा, जब दोनों के बीच में थीटा होगा 0। ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब दोनों के बीच में थीटा होगा 180 डिग्री। और शून्य कार्य कब होगा, जब दोनों के बीच में कोण होगा 90 डिग्री। तो अगर ये है तो कॉस 0 कितना हुआ, कॉस 0 हुआ 1, कॉस 180 हुआ -1 और कॉस 90 हुआ 0। अब यदि एफ और एस में 0 डिग्री है, पहला केस, तो कार्य क्या होगा, एफ एस कॉस 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा एफ एस 1, तो ये हो जाएगा एफ एस। तो कार्य कितना हो गया भाई, एफ एस। ठीक है, दूसरी स्थिति में W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो कार्य हो जाएगा भाई माइनस का एफ एस। W बराबर एफ एस कॉस 90 और W बराबर एफ एस और कॉस 90 होता है 0, तो अपन कहेंगे कि कार्य होगा 0। तो यहाँ बच्चों ध्यान से देखिए कि जब F और S के मध्य थीटा कितना हो, जब F एंड S के मध्य थीटा 0 हो, जब F एंड S के मध्य थीटा 180 हो, जब F एंड S के मध्य थीटा 90 डिग्री हो, तो ये स्थितियाँ होगी। जब F और S के मध्य थीटा 0 हो तो कार्य होता है Fs, जो कि धनात्मक कार्य होता है। ऋणात्मक कार्य कब होता है, जब F और S के मध्य नेगेटिव चिन्ह हो, F और S के मध्य 180 डिग्री का कोण हो और 180 डिग्री कॉस जो है वो -1 होता है। तो फाइनल आंसर आएगा W बराबर माइनस का Fs, जो कि ऋणात्मक कार्य को प्रदर्शित करता है। और जब F और S के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, इनको उदाहरण से समझेंगे अभी, तो जब 90 डिग्री का कोण हो तो किया गया कार्य cos 90 का मान 0 होता है और किया गया कार्य 0 होगा। तो देखो कार्य 0 कब कब होगा ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, या तो थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, साथ में एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं। F बराबर 0 तथा S 0 होने पर भी कार्य 0 होता है। यदि मान के चलो बल्ली 0 है या विस्थापन ही 0 है या दोनों में थीटा 90 है, 3 शर्तें, कार्य 0 कब होगा, कार्य 0 होने की 3 शर्तें लिखिए, सवाल आ गया तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये देखिए, जब F 0 हो तो वैसे कार्य 0 हो जाएगा, जब S 0 हो तो भी 0 हो जाएगा, और थीटा 90 डिग्री हो, मतलब F और S में कोण थीटा कितना हो 90 डिग्री हो तो भी कार्य 0 होगा। तो कार्य 0 होने की 3 शर्तें लिखिए, पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो आपको मैंने बता दिया 3 शर्तें हैं कौन कौन सी, थीटा 90 दोनों के मध्य, बल 0 या विस्थापन 0। ठीक है, इसको मैं या लिख देता हूँ, या मतलब या ये। ठीक है, अब ऐसा कब होता है, ध्यान से देखिए, अब ऐसा कब होता है, ठीक है,
तो अब इनके चित्र से इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। बड़ी आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, आपको बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, जितना स्लो मैं पढ़ा सकता हूँ उससे ज़्यादा ही स्लो पढ़ा रहा हूँ। इसका एक चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। एस विस्थापन, ये जो बल लग रहा है ये, तो जब ये बल लग रहा है तो इसके पीछे एक बल लग रहा है एफ, छोटा एफ। सब बताता हूँ आपको। देखिए कोई बक्सा है एम द्रव्यमान का, इसको खींचा जा रहा है इस तरह से और विस्थापन एस दिया, जो बल लगाया अपन ने वो एफ लगाया, और देखो बक्सा है, बक्से को खींच के एस दूरी पर ले आए। बक्से को खींच कर अगर एस दूरी पर ले आए तो अपन ने बल इधर लगाया और बक्सा इधर आया, तो जब भी अपन ने काम किया तो कार्य क्या हुआ? धनात्मक। जब भी अपन ने कार्य किया तो कार्य कैसा हुआ भाई? धनात्मक। तो उदाहरण क्या हो गया? जब भी हम किसी बक्से को एफ बल से खींचते हैं, खींचकर एस विस्थापित करते हैं, तो कार्य कैसा होता है भाई? धनात्मक होता है। उदाहरण हो गया इसका, ठीक है भाई। अब आप देखिए ऋणात्मक कार्य क्या होगा? उदाहरण, बक्से को खींचने के दौरान गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, तो बक्से को जब अपन ने खींचा तो उसी दौरान गति के विपरीत दिशा में, देखो बक्से को उधर खींचा, बक्सा उधर गति कर रहा है, तो जब बक्सा गति उधर कर रहा है, जब बक्सा उधर गति कर रहा है तो उसी दौरान एक पीछे की ओर एक बल लग रहा है। ये क्या है? ये एफ। ये क्या है? ये घर्षण बल है। कैसा बल है भाई? ये एफ, छोटा एफ, ये घर्षण बल है, जो सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है और गति का विरोध करने की कोशिश करता है। तो आप देखिए कि अपन बल उधर लगा रहे, विस्थापन भी उधर है, लेकिन इसी दौरान घर्षण बल इधर लग रहा है। तो आप देखिए घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो बल तो इधर लगा रहा है लेकिन बक्सा उधर जा रहा है। इधर देखिए, देखो मैं वापस आपको कहता हूँ, एक बक्सा है, इस पर मैंने बल एफ इधर लगाया, तो बक्सा इधर जा रहा है, तो मेरे द्वारा बल जिधर किया उधर विस्थापन हो रहा है, तो कार्य क्या हो गया? धनात्मक। जिधर बल है उधर ही विस्थापन है, तो कार्य धनात्मक। लेकिन जब मैं बक्सा इधर ले जा रहा था उसी दौरान घर्षण विपरीत दिशा में लग रहा था, इधर लग रहा था, पर बक्सा अभी भी इधर जा रहा है, तो दोनों में कोण कितना हुआ? 180 डिग्री। तो घर्षण के द्वारा इसी दौरान घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब भी अपन कोई काम करते हैं घर्षण वाली सतह पर, जब अपन खींच के लाते हैं तो अपन तो जब घर्षण वाली सतह पर जब अपन कार्य करते हैं तो अपन तो कार्य धनात्मक करते हैं, क्योंकि जिधर बल लगाएंगे विस्थापन उधर ही होगा। लेकिन उसी दौरान घर्षण भी कार्य करता है विपरीत दिशा में, घर्षण विपरीत दिशा में बल लगाता है, इसलिए वो घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? सदैव ऋणात्मक। ठीक है। अब इसके साथ आता है एक तीसरा केस, जीरो कब होगा सर? तो जीरो होने की शर्त मैं आपको बता दूं,
फिर अपन ये जो पुस्तक पे जो भी है अपने वो लिखेंगे। तो जीरो होने की शर्त है, ये अगले पेज पे पढ़ेंगे, अभी आप इतना ध्यान में रखो। अब मैं इसको एक बार पुस्तक से आपको रीडिंग लगवा देता हूँ। क्या है, शुरू यहीं से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए देखो, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। अभी तक मैंने आपको समझा दिया सब, ठीक है, और शून्य वाले केसेस मेरे को समझाने हैं। इसमें अगर एक उदाहरण याद करना है तो वो भी बता देता हूं। पहला, कुली द्वारा सामान को सिर पर ढोकर चलना। क्लियर? क्या होता है इसमें, मैं बता देता हूँ। ये कोई छोटू है या कुली है, जब ये बक्से पर एम मास, अपने सर पर एम मास का बक्सा लेके चल रहा है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, जब ये इधर चल रहा है तो इसका विस्थापन इधर है बक्से का, और बक्से का जो बल है, जो एम जी है, वो नीचे लग रहा है। बात समझ में? और उसी दौरान इसको थोड़े बड़े चित्र से बताना पड़ेगा, अगले टॉपिक में बता देंगे। तो अभी एक बार नॉर्मली बता देते हैं, अगले में ही बताएंगे इसको, ठीक है। या एक अगला पेज ले लेते हैं, यहाँ से मैं बता देता हूँ, फिर वापस आ जाएंगे रीडिंग लगाने। तो देखो, पहला कुली द्वारा किया गया कार्य, उसमें क्या है देखिए ध्यान से, पूरा चित्र बड़े से बनाता हूँ। ये कोई कुली है, इसका नाम छोटू है, इसने सर पे द्रव्यमान एम रखा। अब ये जो कुली है ये इस दिशा में चल रहा है, मतलब इसका विस्थापन इधर है एस, और बक्सा इस कुली के सर पर नीचे की ओर एफ बल लगा रहा है। कितना? एफ बराबर एम जी। उसी दौरान कुली का जो सर है इस बक्से पर ऊपर की ओर एम जी लगा रहा है। ऊपर की ओर एम जी लगा रहा है। देखो भाई सुनना, क्या होता क्या है, इधर देखिए, पूरा 11 से रिलेटेड है, तो सोच सोच के बताना पड़ रहा है, ताकि आपके दिमाग में, आपके 10वीं तक के लेवल में आपके घुस पाए। देखिए उदाहरण लिया मैंने इसका, ये मार्कर है, ये मार्कर है 1 किलो का, और मेरी है हथेली है। जब मैंने इस हथेली पे मार्कर रखा तो मान के चलो नीचे बल कितना लगा, एम जी, तो 1 किलो इंटू जी बल नीचे लगा। लेकिन मेरी हथेली में इतनी शक्ति है कि उसने वापस इस मार्कर पर 1 किलो इंटू जी, मतलब एम जी बल ऊपर की ओर लगाया। मेरी हथेली में इतनी शक्ति है। मैंने ये मार्कर एम जी, देखो आपको पता है कोई भी नीचे की ओर एम जी बल लगाता है, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो जैसे ही नीचे एम जी बल लगाता है तो मेरी हथेली इस पर वापस एम जी बल लगाती है। एम जी बराबर हो गया, बल नेट बल 0 हो गया, तब ये मार्कर यहाँ स्थिर है, रुका हुआ है, और मेरी हथेली इसको सहन कर पा रही है। यही अगर मार्कर 1000 किलो का होता तो क्या होता? अगर यही मार्कर 1000 किलो का होता तो जब ये मेरी हथेली पे आता तो मेरी हथेली इसको उतना सपोर्ट बल नहीं दे पाती। बात समझ में? तो क्या होता, जैसे 1000 किलो इसके ऊपर रखूंगा, ये मार्कर के साथ नीचे चली जाएगी हथेली। चीज समझ में आ रही है? कहीं पे किसी जमीन पे अगर ज़्यादा वजन आ जाता तो जमीन धंस जाती है, कहते हैं, क्योंकि उस जमीन का जो सहन शक्ति है वो एक लिमिट तक होती है। उस लिमिट से ज़्यादा उस जमीन पे वजन आ जाता है तो जमीन भी क्या होती है, धंसने लग जाती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो, तो इसी को मैंने बताया कि कुली के सर पे जब बक्सा रखा तो बक्सा तो एम जी नीचे लगाएगा, एम जी हमेशा नीचे लगता है। एम जी क्या होता है? भार। एम जी बता दूं क्या होता है? भार। किसी भी वस्तु का भार जो है वो एम जी होता है, ये ध्यान रखना। जहाँ एम तो उसका द्रव्यमान होता है और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक, ये ध्यान रखना। तो कुली अगर सर पे बक्सा रख रहा है तो एम जी नीचे लग रहा है, तो कुली का सर जो है ऊपर की ओर एम जी लगा रहा है। अब आप देखिए, कोई भी बल मानिए, नीचे वाला बल मानिए या ऊपर वाला बल मानिए,
इधर मैं बक्से का दिशा इधर कर लेता हूँ एस। तो आप देखिए दोनों नीचे वाले से या ऊपर वाले से किसी भी स्थिति से देखिए दोनों के मध्य कोण कितना है, mg ऊपर लगा या mg नीचे लगा और विस्थापन इधर है, तो दोनों के मध्य कोण कितना है 90 डिग्री। अतः यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। क्लियर है भाई। अब एक दूसरा उदाहरण कर लेते हैं, दूसरा उदाहरण बता देता हूँ। वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य। वृत्ताकार पथ पे कार्य करने की बात है कि आपको पता है कि बल F तो ऐसे लगेगा और विस्थापन किधर होता है, S इधर होता है, धीरे धीरे होता है, छोटा छोटा पर S इधर होता है। तो विस्थापन और बल के मध्य वृत्ताकार गति में सदैव कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए वृत्ताकार गति में सदैव किया गया कार्य भी शून्य होता है। क्योंकि बल हमेशा आपको पता है, अब ये बल F जो है कौन सा बल होता है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी केंद्रीय बल जो केंद्र की ओर होगा, कौन सा बल होता है, अभी केंद्रीय बल जो कहाँ होगा, केंद्र की ओर, वृत्ताकार गति में। और विस्थापन आपको पता है सदैव स्पर्श रेखीय होता है। विस्थापन सदैव कैसा होता है, स्पर्श रेखीय। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या के लंबवत होती है, अतः ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो जब लंबवत होंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, इसलिए ये मामला हो गया 0। कॉस 90 होता है 0, इसलिए पूरा मामला हो गया 0। यहाँ पे भी बात वही है, एफ एस कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0, इसलिए पूरा मामला हो गया 0। ये दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए शून्य कार्य के, और मैंने ऋणात्मक कार्य का उदाहरण बता दिया, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य। और साधारण डेली लाइफ में जो भी अपन काम करते हैं वो कौन सा कार्य होता है, वो कार्य होता है धनात्मक कार्य। तो अब पीछे वापस चलते हैं। तो बात बच्चों इधर देखिए, पढ़ते हैं, सुनिएगा। ठीक है, इसी से पढ़ते हैं क्योंकि फिर ये लिखा हुआ मिक्स हो जाएगा। अब देखिए, जब तक कि बल वस्तु के संपर्क में, क्योंकि बल के वस्तु से अलग हो जाने पर कार्य नहीं करता है, भले ही वस्तु गतिशील रहे। तो क्या लिखा, जब तक कि बल वस्तु के संपर्क में, क्योंकि बल के वस्तु से अलग हो जाने पर वह कार्य नहीं करता है, भले ही वस्तु गतिशील रहे। जैसा कि आप किसी गाड़ी को धरातल के समांतर या क्षैतिज के समांतर खींचे तो वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। अतः किया गया कार्य वस्तु को खींचने में लगाए गए बल और परिणात्मक उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। तो अपन ने कोई बल लगाया F और विस्थापन आया S, थीटा है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव, ये मैंने बता दिया। अब हम, और इसमें क्या कहा गया सुनो, कि मान के चलो कोई गाड़ा है, पड़ा है, अपन ने क्या किया, उसको पकड़ा और उसको पकड़ के और अपन उसको बल लगाते हुए भागे और उसको गति दी, उस विस्थापन दिया। तो अपन ने जब तक उसको पकड़ा और भागे और विस्थापन दिया तब तक तो अपन ने कार्य किया। लेकिन जैसे अपन ने उसको छोड़ा फिर भी वो विस्थापित हो रहा है, मतलब कोई कार्य नहीं किया गया। कार्य तब तक ही किया गया जब तक आपने बल लगाया। मैं वापस कह रहा हूं, सुनना। एक गाड़ा है, उस पर आपने बल लगाया और आप दौड़े और उसको विस्थापित किया। आप 5 मिनट दौड़े, उसको विस्थापित किया, उसमें गति आ गई। तो जब तक आपने उस पर बल लगाया तब तक आपने विस्थापन भी हुआ, तब बल भी लगाया, तो आपका कार्य हुआ। लेकिन जैसे आपने उस गाड़े को गतिशील अवस्था में छोड़ा, वो गाड़ी में समझते हो ना, सब्जी का गाड़ा या जो भी है, तो सब्जी का गाड़ा कुछ दूरी तक अपने आप चलेगा। जब आपने छोड़ा वो अपने आप चल रहा है, तब तक आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि कार्य तब ही होता है जब तक वस्तु बल के संपर्क में होती है। जैसे ही बल समाप्त हुआ कार्य समाप्त हुआ, जैसे ही बल समाप्त हुआ कार्य समाप्त हुआ। बहुत काम की चीज मैंने बता दी भैया आपको। अब इधर देखिए, तो मैंने आपको बता दिया भैया आपका चित्र है, दोनों एक ही दिशा में है, तो कार्य कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब हम ऐसी स्थिति विचार करते हैं जिसमें कोई गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है, और यदि हम इस गाड़ी की गति की दिशा में विपरीत एक बल लगाएं, कोई गाड़ी गतिशील है और विपरीत दिशा में बल लगाएं तो गाड़ी थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाती है। इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों में क्या है, 180 डिग्री का कोण है। ये भी सही है। एक घर्षण का उदाहरण हो गया, एक ये उदाहरण हो गया कि मान के चलो गाड़ा गतिशील था, छोड़ दिया अपन ने।
अब कोई व्यक्ति आया, उसको विपरीत दिशा में उसने क्या किया, रोकने की कोशिश की गतिशील गाड़ी को। तो गतिशील को रोकने की करी तो ऐसा नहीं है, कोई तेज स्पीड में आ रही है तो अपन उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो पीछे की ओर बल लगता है। तो देखो गाड़ा तो इधर आ रहा है, अपन बल उधर लगा रहे, गाड़ा इधर आ रहा था स्पीड से और अपन उसको रोकने के लिए बल लगा रहे थे, तो अपन क्या हो रहे थे, पीछे सरक रहे थे पर रोकने की विरोध कर रहे थे उसका। तो विस्थापन उसका इधर है, मेरी तरफ है, लेकिन अपन बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापन इधर है बल इधर है, तो क्या हुआ, विपरीत हुआ कि नहीं हुआ। तो इस स्थिति में भी कार्य कैसा हुआ, कार्य हुआ नेगेटिव। जब दोनों में 180, तो बल विस्थापन में कोण कितना हो, 180 डिग्री हो। तो ये आ गया माइनस एफ एस। जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाकर कार की गति कम करता है अथवा उसे रोकता है तो भी विपरीत दिशा में होते हैं। अब देखो गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में, उसको रोका 0 पे लाए, तो क्या हुआ, ब्रेक लगाए। ब्रेक क्या करता है, देखो जब अपन एक्सेलरेट करते हैं, रेस दबाते हैं, तो बल भी उधर लगता है और गति भी उधर ही होती है, विस्थापन भी उधर ही होता है, तब तो कार्य होता है धनात्मक। लेकिन जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं, जैसे ही अपन ब्रेक लगाते हैं तो अब क्या हुआ, तो जैसे अपन ने ब्रेक लगाए तो अब गाड़ी जो विपरीत दिशा में बल लगाती है तब घर्षण कार्य करता है और विस्थापन ऐसे होता है। तो देखो गाड़ी तो आगे जा रही है, ब्रेक लगाया पर बल विपरीत दिशा में लग रहा है, इस तरफ ऐसे देखिए, गाड़ी इधर जा रही है और जैसे ब्रेक लगाए तो विपरीत दिशा में बल लगता है। वो बल कौन सा होता है, जो बल होता है वो कौन सा बल होता है भाई, वो बल होता है घर्षण बल। घर्षण के कारण गाड़ी रुकती है। इसी प्रकार यदि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण वस्तु पर कार्यरत बल, मैंने आपको बताया अभी, गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्यरत जो बल होता है वो क्या होता है, mg होता है। अब इसको अपन ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, mg। तो चूंकि बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है एवं वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, थीटा कितना है, 0। अब देखो ये मार्कर है, सुनना, देखो आपको कोण चेक करना है, बात और समझ में। जनरली मैंने आपको बता दिया कि जब भी नेगेटिव कार्य की बात हो आपके दिमाग में घर्षण आना चाहिए। आप जब गाड़ी को ऐसे रोकोगे विपरीत दिशा में तो भी घर्षण कार्य करेगा, घर्षण ही विपरीत दिशा में कार्य करता है, ध्यान रखना। नेगेटिव कार्य सिर्फ घर्षण करता है और अपन जब उसका विरोध कर रहे हैं तो अपन घर्षण ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने कहा कि कोई वस्तु है, इस पे mg बल लग रहा है नीचे की ओर और ये h गहराई तक आता है, नीचे तक आता है, तो क्या हुआ, दोनों एक ही दिशा में है, तो कार्य कितना हुआ, mgh। कार्य कितना हुआ, mgh। इसको पुनः दूसरे तरीके से समझाऊं, तो इसको मैं लिखूं कार्य W बराबर बल कितना है, mg, और विस्थापन कितना हुआ नीचे की ओर h, तो टोटल कार्य क्या हुआ, mgh। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, mgh। यदि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत हो अर्थात थीटा 90 हो, तो मैं अभी ये भी आपको बता चुका हूँ, तो किया गया कार्य कैसा होगा, किया गया कार्य 0 होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब थीटा 90 हो तो किया गया कार्य 0 होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप इधर देखिए पुनः ऊपर से, तो प्यारे बच्चों अब देखिए, जब वस्तु को समतल धरातल पर बिंदु A से बिंदु B तक खींचते हैं तो गुरुत्वीय बल mg द्वारा किया गया कार्य नहीं होता है। तो अब देखिए, जब मैं किसी वस्तु को इधर विस्थापित कर रहा हूं तो मैं इधर भी बल लगा रहा हूं, तब मेरे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है, लेकिन उसी दौरान mg जो है नीचे की ओर लग रहा है और इन दोनों में कोण कितना बना भाई, 90 डिग्री बना। देखो एक वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, जब मैं एक वस्तु को इधर खींच रहा हूँ तो मैं बल इधर लगा रहा हूँ तो विस्थापन भी इधर हो रहा है, उसी दौरान mg नीचे लग रहा है, उस वस्तु का भार नीचे लग रहा है, तो विस्थापन और भार में कोण कितना हुआ, 90 डिग्री समकोण आपको दिख रहा है। विस्थापन है इधर और mg इधर, तो दोनों में किताब अपने पास रखना, तो mg ये हो गया। इसी प्रकार वर्तुल गति में भी गतिमान वस्तु अभिकेंद्रीय बल अभिलंबवत होता है, तो वर्तुल गति में भी गतिमान वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल जो होता है अभिलंबवत होता है, अतः अभिकेंद्रीय बल द्वारा कार्य नहीं होता है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अंदर की ओर बल है अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन कहाँ है, ऊपर की ओर है लंबवत, तो दोनों में कोण फिर से कितना हुआ, 90 डिग्री, तो फिर से कार्य कितना हुआ, 0।
ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कार्य बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तीनों के एक एक उदाहरण याद करें तो धनात्मक कार्य में किसी बक्से को बल F लगाकर खींचना धनात्मक कार्य हुआ, गाड़ी की रेस दबाना धनात्मक कार्य हुआ, किसी गाड़ी को धक्का मारकर ले जाना धनात्मक कार्य हुआ। दूसरा घर्षण, दूसरा जो ऋणात्मक कार्य है इसका उदाहरण घर्षण है। तो पहला है कि जब बक्से को खींच के ले जाया जा रहा था तब घर्षण विपरीत दिशा, गति के विपरीत दिशा में लग रहा था, उस दौरान घर्षण के द्वारा ऋणात्मक कार्य किया जाता है। गाड़ी के ब्रेक लगाने पर भी विस्थापन के विपरीत दिशा में ब्रेक एक बल लगाते हैं जो घर्षण बल ही होता है, तो वहाँ भी कार्य ऋणात्मक होता है। तीसरा शून्य कार्य, शून्य कार्य में मैंने आपको बता दिया कुली, ठीक है। तो कुली वाला केस मैंने आपको बताया कि कुली जब सर पे भार ढोता है, कुली जब सर पे भार ढोता है तो mg जो है वो अपने सर के द्वारा mg ऊपर की ओर लगाता है और नेचुरल mg नीचे की ओर लगता है, और विस्थापन दाईं क्षैतिज दिशा में होता है, तो दोनों में कोण 90 डिग्री होता है। तो कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, और कुली को कहो भाई सामान उठा, कुली ने आपका सामान उठाया सर पे, और जब आप कुली ने एक स्थान पे दूसरे स्थान पे सामान को रखा, तब आप ये वैज्ञानिक दृष्टि, ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ले जाके मत बैठ जाना कि कुली भाई देखो W बराबर F, आपने बल लगाया, S विस्थापन, और आपने जो कोण था दोनों में 90 डिग्री था, अतः आपके द्वारा कार्य 0 हुआ है, ऐसा मैंने फिजिक्स में पढ़ा है। तो अतः कार्य 0 तो रुपया 0, तो कुली फिर पिटाई जरूर करेगा, आपकी ध्यान रखना। क्लियर? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बकायदा कुली ने कार्य किया है, आप वहाँ ये नहीं कह सकते। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से अपन ये मानते हैं कि इस दौरान जब 90 डिग्री कोण होता है तब कार्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इस दीवार को मैं धक्का दूं, मान के चलो इस दीवार को मैं धक्का दूं, मैं देता रहूं सुबह से शाम तक, मैं थक जाऊं तो मेरी ऊर्जा खत्म हुई है, ऊर्जा खत्म हुई है मतलब कार्य में बदली है। लेकिन जब तक ये दीवार हिलेगी नहीं, ये विस्थापित नहीं होगी, इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिजिक्स नहीं मानती कि आपने कार्य किया है जब तक कि वस्तु में विस्थापन न हो, ये ध्यान रखना। क्लियर? बात आ रही समझ में? तो भाई कुली के जो भी वाजिब पैसे हैं वो जरूर देना कुली को। तो आगे अपन पढ़ रहे थे कार्य के मात्रक। तो कार्य का बच्चा जो मात्रक होता है, ठीक है, मैं इधर बता देता हूं, इधर स्पेस है। तो कार्य के 2 मात्रक होते हैं, SI में जूल या MKS बोल दो, SI में जूल और CGS में अर्ग, जूल और अर्ग। भाई 2 मात्रक याद रखो, जूल और अर्ग। कितना होता है भाई? जूल और अर्ग। और जूल और अर्ग में संबंध बताना है तो संबंध बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं, 1 जूल जो है 10⁻7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल जो है 10⁻7 अर्ग होता है, ये आपको याद होना चाहिए, कभी भी सवाल आ सकता है। कार्य के अन्य मात्रकों पे चर्चा करें तो इधर से अपन देखेंगे, यदि बल न्यूटन में, विस्थापन को मीटर में दर्शाया जाए तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो ये भी अपने को पता है। अन्य मात्रक की बात करें, देखो मैंने ये बता दिया आपको, ऐसा ही W बराबर FS, F यदि न्यूटन में है और विस्थापन यदि मीटर में है तो न्यूटन मीटर भी इसका एक मात्रक है जो निश्चित रूप से जूल के बराबर होता है, जो निश्चित रूप से जूल के बराबर होता है। जूल को J से लिखते हैं तो Nm न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है। अर्थात 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल की परिभाषा याद कर लो कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसको 1 मीटर विस्थापित किया जाता है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसको 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। क्लियर? चलो अब अपन आगे चलते हैं। इस थोड़ा सा विस्तृत में इसको एक क्वेश्चन है, ये भी बताया जाएगा।
तो बच्चों इधर देखिए, तो इधर देखिए, सुनिए मैंने क्या कहा, W बराबर एफ एस, F बराबर 1 न्यूटन और S बराबर 1 मीटर। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो उस वस्तु पर किया गया कार्य निश्चित रूप से 1 जूल होता है। क्लियर? अब इसी दौरान सवाल देखा जाए, सवाल क्या है, यदि सफ़र में जाते समय आप 12 किलो के एक थैले को, यदि सफ़र में जाते समय आप 12 किलो के एक थैले को धरती से ऊपर उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। यदि सफ़र में जाते समय 12 किलो के थैले को उठाकर आप अपने कहाँ रखते हैं भाई, कंधे पर रखते हैं। कहाँ रखा भाई, कंधे पर। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे कि 12 किलो है और 1.5 मीटर है, और इसका सूत्र मैंने अभी अभी आपको बताया था, यहाँ कहीं होगा, ये रहा mgh, कि आपने यहाँ पे कर लेते हैं कि मान के चलो कोई बक्सा है, थैला है, इसको ऊपर आपने उठाया तो उठाने के लिए भी आपको mg बल लगाना पड़ेगा और विस्थापन भी आपने दिया h। तो mg आपका जो बल है वो कितना है, 12 किलो है, तो 12 इंटू जी, ठीक है, और विस्थापन हुआ 1.5 मीटर। कितना हुआ, 1.5 मीटर। भाई बक्सा जब उठाएंगे तो बल ऊपर ही लगाएंगे ना भाई, ऊपर बल लगाया तो 12 किलो का बक्सा है और जी गुरुत्वीय त्वरण है, h 1.5 मीटर है। क्लियर? तो अब किया गया कार्य कितना होगा, F इंटू एस 12 जी इंटू 1.5, 12 जी को मान लिया 10 दिया हुआ है, 10 इंटू 1.5, तो आंसर कितना होगा बताओ, आंसर कितना होगा? तो आंसर होगा 120 और 60 180। ठीक है, तो ये 180 और एक जीरो एक्स्ट्रा और एक पॉइंट लगा तो 180। तो आपका कार्य जो होगा वो यहाँ लिख देता हूँ, 180 जूल होगा भाई। कितना होगा, 180 जूल होगा, 180 जूल होगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई। कार्य आपका एक बार ध्यान से देखिए, कार्य हो जाएगा आपका 180 जूल। कंफर्म करना है तो नेक्स्ट स्लाइड पे कंफर्म करते हैं। कार्य 180 जूल। पहले अपन क्या कर रहे थे, वस्तु नीचे गिर रही थी तब कार्य ज्ञात किया, किसके द्वारा, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, तो mgh निकाला। उसी दौरान किसी बक्से को या थैले को उठाकर कंधे पर रखते हैं तो mg के बराबर बल अपने को ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। तो mg बल ऊपर की ओर लगेगा और विस्थापन भी ऊपर की ओर होगा, तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो दोनों के मध्य कोण थीटा 0 डिग्री होगा, और जब कोण थीटा 0 डिग्री होगा तो कार्य धनात्मक होगा। तो कार्य धनात्मक होगा, इसका मतलब है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मान आएगा, 0 नहीं होगा। तो और आपको मैंने बताया कि वस्तु का बल जो है, बल या वस्तु का भार जो है, इधर सुनिए, वस्तु का भार जो है, वस्तु का भार जो है वो mg होता है और mg एक बल होता है। तो जब भी बल की बात आए या भार की बात आए तो आपको mg लेना है वस्तु का। तो वस्तु का द्रव्यमान दिया होगा, तो द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान जो है kg में होता है और भार न्यूटन में होता है। भार कैसे निकालते हैं कि द्रव्यमान को जब g से गुणा करते हैं, द्रव्यमान को जब g से गुणा करते हैं तो वो भार आता है, और भार का जो मात्रक होता है, भार का मात्रक होता है न्यूटन, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है। ये बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार में, द्रव्यमान और भार में जो बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता, व्यर्थ में पढ़ा रहता है, वो घर वालों की दृष्टि में कुछ करता नहीं है, निकम्मा है, तो वो क्या है, भार है। बात आ रही समझ में? तो इसी तरह फिजिक्स में जो भार होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल जो होता है वो भार होता है, और भार का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। भार का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। अब बच्चों एक मैं आपको ये 10 की घात 7 कैसे आया इसको अगर बताना चाहूँ तो देखो आगे मैं बता देता हूँ बच्चों। W बराबर Fs होता है
और W बराबर बच्चों M इंटू ए, मास इंटू त्वरण होता है F इंटू एस, क्योंकि आप कह सकते हो आगे काम भी आएगा इसलिए बता रहा हूँ MA। क्लियर? तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि इसका मात्रक तो हुआ जूल, हिंदी में भी लिख सकते हो, मास हुआ kg, ये SI या MKS पद्धति है, ठीक है, ध्यान रखना। जूल जो है ये हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये विस्थापन हुआ मीटर में। तो आपको पता है कि अर्ग जो CGS का मात्रक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं किलो। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, किलो। तो देखो आपको किलो का मतलब पता होना चाहिए। किलो का मतलब होता है बेटा 1000, ये आपको ध्यान रखना है। किलो का मतलब होता है 1000। किलोग्राम, तो ग्राम कितने गुना है? 1000। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा किलोग्राम, 1 किलोग्राम, इसका मतलब है 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक बच्चों ध्यान रखना, सेंटीमीटर, मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? सेंटी जो है इसका मतलब होता है 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर। और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो बात वही हुई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बात वही हुई। तो मैं कहूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको पता है 100 और सेंटी का मतलब होता है 10⁻² मीटर, ये सब कट गया, तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर ही आया ना। वापस देखिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और सेंटी, खुद सेंटी एक शब्द है, सेंटी एक शब्द है, उसका मतलब होता है 10⁻²। तो 100 की जगह 100, सेंटी की जगह मैंने लिखा 10⁻² और मीटर की जगह मीटर। तो आपको पता है 100 10⁻² कट गया, कटता है ना ऐसे, किसी को पता है 10⁻² इंटू 10⁻², तो ये कट जाता है। तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर आया। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको लिखूंगा 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर, अगले को फिर से लिखा मैंने 100 सेंटीमीटर बट्टा सेकंड का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए 3 जीरो, 2 5 जीरो और 2 7 जीरो, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा सेकंड का स्क्वायर, और ये CGS मात्रक है। इस पूरे को बोलते हैं अर्घ। तो अतः अपना 1 जूल जो है सिद्ध हुआ 10⁻7 अर्घ। अतः अपना सिद्ध हुआ 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज भी अपने एक पेज पढ़ा, एक पेज के अंदर लाइन टू लाइन एक एक टॉपिक क्लियर किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए जब तक समझ में ना आए। डाउट हो तो, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो 7014958615 पर आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे एक बार अपनी प्रॉब्लम डालें, उस पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के माध्यम से वर्ष भर अध्ययन कर सकते हैं। जोधपुर, जयपुर और गंगानगर की अनुभवी शिक्षक टीम जो निरंतर मेरिट पर मेरिट देती आ रही है। विज्ञान में 100 में से 100 प्रतिवर्ष कई बच्चे मार्क्स लाते हैं। उसी संस्था ने अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप। आप इस ऐप पर वीडियोस का फ़ायदा उठाएं और अपने मित्रों को अधिक से अधिक इन वीडियोस के बारे में बताएं। मैं निश्चित रूप से गारंटी लेता हूं कि आपको कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक समझ में नहीं आए रिपीट करके देखिए, और फिर भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हो तो ये मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।